12 अप्रैल 2021 झारखंड के एक घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का नजारा पुलिस कभी भी भूल नहीं पाएगी। 4 लाशें खून से सनी हुई फर्श पर पड़ी हुई थी और हकीकत इतनी ज्यादा हैरान करने वाली थी कि पूरा शहर सन्न रह गया। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द डार्क स्टोरी। झारखंड के सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट के कदमा थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता था। इस परिवार को लोग साहू फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में मुख्यतः 4 सदस्य थे। घर के मुखिया का नाम दीपक साहू था। इनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। इनकी एक पत्नी जिनका नाम वीना साहू, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी। इनकी 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम दिव्या था, जिसकी उम्र 15 साल थी, और छोटी बेटी का नाम सानवी था, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। पेशे से घर का मुखिया दीपक साहू टाटा स्टील कंपनी के फायर डिपार्टमेंट में जॉब करता था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दीपक की जॉब भी अच्छी चल रही थी, साथ ही उसने एक साइड बिजनेस भी जोड़ रखा था। उसके 2 पार्टनर थे, जिनका नाम प्रभु और रोशन था, और प्रभु और रोशन आपस में रिश्तेदार थे। लॉकडाउन से पहले इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यहाँ पर दीपक साहू को एक बड़ा लॉस हो जाता है। अब समय बीतता गया और दिन आया 12 अप्रैल 2021 का। रिंकी घोष नाम की एक 21 वर्ष की ट्यूशन टीचर अपने घर से अपनी एक स्कूटी लेकर निकलती है। दरअसल 2018 से ही रिंकी घोष नाम की ये टीचर दीपक साहू की दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए उनके घर आया करती थी। आज के दिन भी वह अपने घर से निकलती है। वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी और 11 बजे के आसपास दीपक साहू के घर पर आ जाती है। उसे 1 बजे तक अपने घर वापस जाना था, लेकिन दोपहर के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, रिंकी घोष अपने घर वापस नहीं पहुंचती है। उसके पेरेंट्स दीपक साहू को कॉल करके पूछते हैं तो दीपक उन्हें कहता है कि आज तो रिंकी उनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई ही नहीं है। वो रिंकी के यार दोस्तों, रिश्तेदारों को सभी को कॉल करके पूछते हैं कि रिंकी उनके पास आई है, लेकिन किसी को भी रिंकी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। शाम के 4 या 5 बजे तक इंतजार करने के बाद रिंकी घोष के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिंकी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। अब एक तरफ तो रिंकी घोष के घर वाले रिंकी को ढूंढने में लगे थे और उन्होंने FIR फाइल कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास दीपक साहू का बिजनेस पार्टनर रोशन भी पुलिस स्टेशन में आ जाता है और वह दीपक साहू के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करता है। वो पुलिस को कहता है दोपहर के 12 या 1 बजे के आसपास वो दीपक के घर लंच करने के लिए गए थे। दीपक ने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद रोशन और उसके परिवार के ऊपर दीपक ने जानलेवा हमला कर दिया था। किसी तरीके से वो वहां से बचकर भागे हैं और उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने अपनी मरहम पट्टी कराई है। उसके बाद दीपक की जो रिपोर्ट है वो लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आए। अब पुलिस की एक टीम रोशन के साथ दीपक साहू के घर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिंकी घोष के घर वाले भी पुलिस को लेकर दीपक साहू के घर पहुंच जाते हैं। यह शाम के तकरीबन 5 से 6 बजे का समय था। ये दोनों ही परिवार के लोग दीपक साहू के घर पर खड़े हुए थे, लेकिन दीपक साहू के घर पर ताला लगा हुआ था। दीपक को कॉल करने पर दीपक का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन वहां पर खड़ी पुलिस देखती है कि घर के अंदर का एक AC और एक फैन ऑन है। साथ ही जो रिंकी घोष की मिसिंग हुई स्कूटी थी वो भी दीपक साहू के घर के बाहर ही खड़ी थी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है और वह बिना देर किए दीपक साहू के घर का ताला तोड़ते हैं। और जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि पूरे घर के फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। दीपक साहू की बीबी बीना साहू, उसकी बड़ी बेटी दिव्या और छोटी बेटी सानवी तीनों ही बेड पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। अब पुलिस यहाँ पर रिंकी घोष की तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि रिंकी घोष नाम की उस टीचर की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। घर के अंदर उसका एक सैंडल भी पड़ा हुआ मिल जाता है। उसके कुछ कपड़े भी घर के अंदर ही मिलते हैं। पुलिस जब घर पर छानबीन करती है तो बेड के एक बॉक्स के अंदर से उन्हें रिंकी की डेड बॉडी मिल जाती है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह थी कि रिंकी घोष अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके कपड़े उतरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही पुलिस को वहां से कुछ ऐसी टैबलेट्स भी मिलती हैं जिनका उपयोग शक्तिवर्धक गोलियों के रूप में किया जाता है। यहाँ तक तो पुलिस को यह मालूम चल गया था कि इस घर में बहुत ही ब्रूटल क्राइम हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक यह नहीं समझ पाई थी कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। सवाल यहाँ पर बहुत सारे थे कि दीपक साहू की बीवी और उनकी बेटियों की हत्या किसने की, उनकी ट्यूशन टीचर के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या किसने की।
इन सभी सवालों के जवाब केवल एक ही व्यक्ति जानता था और वो था दीपक साहू। और दीपक साहू वहां से फरार हो गया था। दीपक साहू की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करने में लगा दिया जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। साथ ही सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए वहां पर बुला लिया जाता है। घर में जांच करने पर यह पाया जाता है कि तकरीबन 4 या 5 लाख के बीच की ज्वेलरी थी, वो भी यहाँ से गायब है। उसे भी पुलिस को ढूंढना था, उसके साथ साथ दीपक साहू को भी पुलिस को ढूंढना था। देखते ही देखते अगले दिन यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। जब यह खबर अखबारों में प्रिंट होती है तो एक ज्वेलर पुलिस के पास आता है और वह आकर यह कहता है कि दीपक साहू कल रात उसकी ज्वेलरी शॉप पर आया था और उसने लगभग 4 से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी उसको दी थी और बदले में पैसे मांगे थे। उस वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने किसी तरीके से अरेंज करके 3 लाख रुपए दीपक साहू को दे दिए थे। इस ज्वेलर की बातें सुनकर पुलिस को इतना मालूम चल जाता है कि इस केस में दीपक साहू का सबसे मेन रोल था। साथ ही पुलिस को यह भी मालूम चल जाता है कि दीपक साहू अभी भी इसी शहर के अंदर है और उसे जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा। इसलिए पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ दीपक साहू को ढूंढने में लग जाती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए एक SIT टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि सभी के ऊपर भारी हथौड़े से वार किया गया था। साथ ही जो ट्यूशन टीचर थी जिसका नाम रिंकी घोष था, पहले उसे मारा गया था। जब वो मर गई थी तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल भी किया गया था। इतना सब कुछ पुलिस को मालूम चल गया था। पुलिस को इंतजार था कि किसी तरीके से दीपक साहू पकड़ में आए और इस पूरे केस का खुलासा हो। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दिन आ जाता है 16 अप्रैल 2021 का। दीपक साहू का बड़ा भाई पुलिस के पास आता है और वह कहता है कि मेरे अकाउंट में किसी ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। जिस बैंक में यह पैसे डिपॉजिट किए गए थे, पुलिस उस बैंक में जाती है और जब बैंक के कर्मचारी से डिटेल ली जाती है तो मालूम चलता है कि यह 1 लाख रुपए किसी और ने नहीं बल्कि दीपक साहू ने अपने बड़े भाई के अकाउंट में जमा किए थे। बैंक कर्मचारी से बात करने के बाद मालूम चलता है कि दीपक के पास और भी पैसे थे, वह जमा नहीं हो पाए थे, जिसके चलते दोबारा अगले दिन उसे बुलाया गया था। यानी कि अगले दिन दीपक साहू दोबारा से उसी बैंक में पैसे जमा कराने आने वाला था। पुलिस को इसी मौके की तलाश थी। पुलिस उस बैंक के आसपास घेराबंदी कर देती है। अगले दिन जब दीपक साहू बैंक में पैसा जमा कराने आता है तो पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब यहाँ से एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। यह कहानी सुनने के बाद यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दीपक साहू पुलिस को बताता है कि 12 अप्रैल 2021 को सुबह 5 बजे जब वह उठा, वह पहले नहाया धोया, फिर उसने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद 7:30 बजे के आसपास उसने एक भारी हथौड़ा पहले ही घर में लाकर रखा हुआ था, जिससे सबसे पहले उसने अपनी बीवी बीना साहू की हत्या की। उसके बाद 15 साल की और 10 साल की अपनी दोनों बेटियों की हत्या की। हत्या करने के बाद 12 बजे उसने अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को कॉल किया और बोला लंच के लिए मेरे घर पर आ जाओ। लंच पर आने के बाद वो रोशन की भी हत्या करने वाला था, लेकिन रोशन के घर पे आने से पहले ही यह जो ट्यूशन टीचर थी रिंकी घोष, ये उसके घर पर आ जाती है। यह घर में खून देख लेती है, साथ ही दीपक साहू की बीवी और बेटियों की लाश भी देख लेती है। अब इसको सारा मामला मालूम चल चुका था। पहले दीपक साहू इसे डराता है, लेकिन यह चिल्लाने लगती है और इसके चिल्लाने के बाद दीपक साहू इसके सर पर भी हथौड़ा मार देता है। उसके बाद वो इसकी भी हत्या कर देता है, उसका गला दबाकर। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को यह पहले अपने बेड पर ठिकाने में लगा रहा था, तभी इसकी नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद यह रिंकी घोष के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के लिए शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसको अपने बेड के बॉक्स में छिपा देता है और उसके बाद फिर से अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को कॉल करता है। 12 और 1 बजे के बीच रोशन अपनी बीवी के साथ इसके घर पर आ जाता है। हालांकि इसे यह मालूम नहीं था कि वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर आएगा, लेकिन इसने पहले से ही रोशन को मारने का प्लान बना रखा था। जैसे ही वह घर में आते हैं, कुछ देर बाद ही उसी हथौड़े से वह उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से रोशन अपने परिवार को वहां से निकाल कर ले जाता है। उसकी जान बच गई थी। वो हॉस्पिटल जाता है
अपनी मरहम पट्टी कराता है और शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करा देता है। लेकिन इससे पहले ही जो दीपक साहू था वो अपने घर से सारी ज्वेलरी लेकर ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद रात के तकरीबन 7 से 8 बजे एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है। वह अपनी ज्वेलरी को सेल करता है और 3 लाख रुपए लेता है। अब उसके बाद 16 अप्रैल 2021 को उन्हीं पैसों को जमा करते हुए यह पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर यह बना हुआ था कि दीपक साहू ने अपनी बीबी, अपनी बेटियों की हत्या क्यों की, उसने उस ट्यूशन टीचर रिंकी की हत्या क्यों की, और साथ ही वह अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को क्यों मारना चाहता था। यह सवाल पूछने पर दीपक साहू पुलिस को बताता है कि वो टाटा स्टील कंपनी में फायर डिपार्टमेंट में काम करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन बेटियां बड़ी हो रही थी, इसलिए उसने साथ में कोई बिजनेस जोड़ने की सोची और इसी के चलते उसने अपने एक दोस्त प्रभु और उसके रिलेटिव रोशन दोनों के साथ पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। दरअसल ये जो प्रभु नाम का व्यक्ति था, इसके पास पहले से ही कुछ ट्रक थे और उन्हीं में से जो एक ट्रक था वह दीपक साहू को बेच देता है। यह ट्रक खरीदने के लिए दीपक साहू ने अपनी पुश्तैनी जमीन को 40 लाख में बेच दिया था, जिसमें से 20 लाख उसने बड़े भाई को पहले ही दे दिए थे और बचे हुए 20 लाख में से उसने एक ट्रक खरीदा था। लेकिन ट्रक खरीदने के बाद इसे मालूम चलता है कि ट्रक के ऊपर तो पहले से ही 5 लाख का टैक्स पेंडिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके दोस्त प्रभु ने उसे धोखा दिया था। जैसे तैसे करके वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को चला रहा था। इसी बीच में जो प्रभु होता है वो अपने एक रिलेटिव रोशन से दीपक की मुलाकात कराता है। अब यह जो ट्रक है यह रोशन के अंडर में आ जाता है। रोशन ही उसकी डील किया करता था, उससे पैसे कमाकर वो दीपक साहू को दिया करता था। लेकिन उसके बाद कोविड आ जाता है और कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लगता है तो दीपक साहू को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। दरअसल उसने जब पहले ट्रक खरीदा था तब भी उसे एक लॉस हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही 5 लाख का टैक्स था। उसके बाद जिस व्यक्ति रोशन ने इसके ट्रक को संभाला था वो भी पैसों का गबन करता है और ऐसे करते करते दीपक साहू ने जो 20 लाख रुपए मकान बेचकर इस बिजनेस में लगाए थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे और इनकी बर्बादी के पीछे दीपक को लगता था प्रभु और रोशन का ही हाथ है। और इसी के चलते जो दीपक साहू है उसने रोशन और प्रभु को मारने का प्लान बनाया था। उसका प्लान ये था कि 12 तारीख को वो रोशन को अपने घर पे लंच के लिए बुलाएगा, उसकी हत्या करेगा, उसके बाद शाम को प्रभु के घर जाकर प्रभु की हत्या करेगा। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि 2 हत्या करने के बाद वो बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा और उसके पकड़े जाने के बाद उसका परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसलिए वो पहले अपने परिवार की हत्या करेगा ताकि आगे जाकर उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए 12 अप्रैल 2021 को पहले वो अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों की हत्या करता है। उसके बाद रोशन को मारने का प्लान बना ही रहा था कि ट्यूशन टीचर रिंकी घोष घर में अचानक से आ जाती है और बिना किसी वजह के ये उसकी भी हत्या कर देता है। उसके बाद रोशन के ऊपर यह हमला करता है, लेकिन रोशन बच के निकल जाता है और बाद में वो कैसे कैसे पकड़ा गया वो पूरी स्टोरी के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से एक छोटी सी सनक की वजह से दीपक साहू ने अपनी बीवी, अपने बच्चों की हत्या कर दी थी। साथ ही उसने बेकसूर रिंकी घोष की भी हत्या कर दी थी। सारे एविडेंस जुटाए गए, सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर दीपक साहू को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वो अभी भी जेल में ही है। यह थी झारखंड के साहू फैमिली के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी में क्या शिक्षा ली मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अभी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।